जय हिंद साथियों। आपका फिर से स्वागत है आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे और बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए, आपको पता ही है कि घड़ी में 2 बज गए हैं और हम लोग सेट के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो आपके लिए फिर से वही 20 सेट का 25 क्वेश्चंस का सेट आया है और इसमें आप अपनी तैयारी को बखूबी जान सकते हैं कि आप कितने पानी में है अर्थात आपकी तैयारी कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि उम्मीद यही है कि मई के लास्ट या जून में आपका एग्ज़ाम संभवतः हो जाए। तो इसको देखते हुए दोस्तों, हम लोग प्रीवियस सेट का डिस्कशन भी करते हैं और सेट लगाते हैं और आप अपने क्या बोलते हैं कि और आप अपने मार्क्स जान पाते होंगे कि आपका मार्क्स कितना आया, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए कुछ सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, नए होंगे, वो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन का घंटी होता है, मतलब घंटी लगा होता है, उसे भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप सीधा अपने टाइम के अनुसार क्लास में प्रेजेंट हो पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, मॉन्ट्रियल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर लूँगा, उसके बाद आप लोग आंसर देंगे, तभी मैं आपको आंसर बताऊँगा। चलिए, यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगर हम इसकी और कहने का मतलब जेनेवा में है, तो जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है, मतलब किस खेल से संबंधित है रहमतुल्लाह कप? पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन, हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन। रहमतुल्लाह कप जो है कि बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम पोलो की बात करें तो पोलो जो है कि राधा मोहन कप से संबंधित है। गोल्फ की बात करें तो ये राइडर कप से संबंधित है, राइडर कप से संबंधित है। और अगर हॉकी की हम बात करें तो ये नेहरू कप से संबंधित है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको इतना यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग देंगे, मैं आपको मैप के द्वारा इसे और बेहतर ढंग से समझाऊंगा। तो चलिए सीधा हम लोग मैप पे चलते हैं। ठीक है, आंसर इसका आप लोग देख लीजिए क्या होता है। देखिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो सार्क में टोटल 8 देश होते हैं। कितने देश होते हैं? 8 देश होते हैं। उसको आप लोग मैं मैप से आपको याद करवा देता हूँ, आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैप से याद करेंगे। ठीक है, चलिए मैप के इसके अलावा 3 और देश होते हैं। ठीक है, चलिए मैप से याद करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, पहला हमारा ये मैंने इंडिया का मैप लाया है, जबकि आपको वर्ल्ड मैप रहता तो और अच्छे से समझ में आता, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको इसमें भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सार्क देश है, भारत के इर्द गिर्द ही सार्क देश होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं केवल एक एम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा ऑप्शन में क्या था? हमारा ऑप्शन में था श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका। फिर हमारा ऑप्शन में क्या था? बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश ये रहा। फिर था ऑप्शन में हमारा नेपाल, नेपाल ये रहा। फिर था ऑप्शन में भूटान, भूटान ये रहा। फिर हमारा ऑप्शन में था एक अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान ये रहा।
और हमारा ऑप्शन में था ईरान, जो कि ईरान जो है कि सार्क देश है नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने कितने देश देखा, 1 2 3 4 5 देश देखा, हमको 5 देखा, 3 और चाहिए क्योंकि 8 देश होता है। एक मालदीव हुआ, कितने हुए, 5 के बाद 6 7 भारत, और एक आपका बच गया कौन, एक और कौन बच गया, एक और देखिए, और एक और कोई बचा होगा आपको, टोटल 8 देश होते हैं इसमें। अच्छा, एक आपका पाकिस्तान हो गया। अब देखिए आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस भारत का मैप तो आपको बिल्कुल ही याद होगा, ठीक है। तो भारत के नीचे आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत हुआ, तो भारत के नीचे कितने, भारत के नीचे मालदीव और श्रीलंका। अगर सीधे डायरेक्ट दक्षिण की तरफ, भारत के सीधे दक्षिण की तरफ अगर बात करें तो मालदीव श्रीलंका 2 हुआ। भारत के अगर पश्चिम की बात करें, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, ठीक है, क्लियर। भारत के अगर ऊपर में हम बात करें, भारत के उत्तर में अगर बात करें तो आपका नेपाल और आपका भूटान, कितना हुआ, 2 4 6 देश, 2 आपको याद करना है। और एक भारत के जो है कि पूर्वी भाग में आप जाइए तो बांग्लादेश, ठीक है, और एक अपना प्यारा भारत, हो गया टोटल 8 देश। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, देखिए आप लोग ऐसे याद रखिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका, ये मैंने बनाया क्या, ये मैंने बनाया भारत, मान लेते हैं कि ये मेरा भारत है। तो मैंने आपको बताया क्या, आप आंख बंद कीजिए और आराम से देखिए, ये समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखिए मैंने बनाया भारत, ये रहा मेरा भारत। तो मैंने बताया भारत के नीचे 2, भारत के नीचे 2, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। भारत के पश्चिम 2, भारत के पश्चिम 2 मैंने बनाया, अफगानिस्तान पाकिस्तान। मैंने बोला भारत के उत्तर 2, भारत के उत्तर 2 नेपाल और फिर आपका भूटान, नेपाल भूटान। भारत के पूरब में एक और अपना एक प्यारा भारत। तो कितना देश हो गया, भारत 1 2 3 4 5 6 7 8। ईजी, आपको याद हो गया होगा, आई होप आपको याद हो ही गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप यही डायग्राम का यूज कीजिएगा, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान सार्क के देश के सदस्य हैं। इसके अलावा जो है कि मालदीव, पाकिस्तान और भारत, 3 इसके अलावा और देश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेटिंग रेटिड उत्सव कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, 14 फरवरी, 29 फरवरी या फिर 29 जनवरी। इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हमारे पास आ गया है, ऑप्शन नंबर डी, 29 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, वेटिंग रिट्रीट उत्सव डे, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में सीधा हम लोग आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, 45, 44, 48 या 49। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। अब ये सशस्त्र विद्रोह है क्या, तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब इमरजेंसी लगता है तो इमरजेंसी में जो है कि आप सशस्त्र विद्रोह नहीं करते। सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि हमारे साथ शस्त्र हो, सशस्त्र, ठीक है। तो उस समय जो है कि आप ये क्या कर सकते हैं कि शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चाहे अगर आपको किसी तरह का प्रोटेस्ट करना हो, किसी तरह का प्रोटेस्ट करना हो तो उस समय भी आप जो है कि सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग नहीं कर सकते। आप शांतिपूर्वक जो है कि क्या कर सकते हैं, अपने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सशस्त्र विद्रोह जो है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं कि कब जो ये तो जोड़ा गया है, ठीक है। और इसे क्यों लाया गया इसको, और किसने लाया, तो इसे क्यों लाया गया पहले मैं ये बताता हूँ, और किसने लाया फिर मैं ये बताऊँगा। तो इसे लाया गया सॉरी इसे जो है कि क्यों लाया गया, तो इसको लाने का उद्देश्य ये था कि जो इसके पहले जो है कि सशस्त्र विद्रोह के जगह पे जो हमारे संविधान में जो वर्ड यूज था वो था आंतरिक अशांति। क्या था दोस्तों, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ठीक है।
तो ये जो आंतरिक अशांति था, तो इसमें कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया गया था कि आंतरिक अशांति हम लोग किसे कहेंगे। मतलब जो अंदर की अशांति है, तो आंतरिक अशांति में तो बहुत कुछ आ जाएगा। आप शस्त्र के साथ भी किसी चीज़ का प्रदर्शन कर सकते हैं, आप किसी को भी मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये आंतरिक अशांति हो गया। तो इसका प्रयोग जो है कि इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, उस समय इन्होंने इसका उपयोग किया था, जो कि गलत था। ठीक है, तो इसका मिसयूज हुआ था आंतरिक अशांति का। तब जो है कि इंदिरा गांधी का शासनकाल खत्म हो गया, तब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कि आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया हमारे संविधान में। इसको लाए थे हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जो है कि आंतरिक अशांति को हटाकर क्या लाया, तो सशस्त्र विद्रोह लाया, जो कि इमरजेंसी में लगाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्य सचिव होता है, या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है? इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने प्रयास किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष कहने का मतलब होता है कि जितने भी देश की तरफ से कार्य होंगे, कागजी कार्रवाई होंगे, उसमें जो है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, राष्ट्रपति के नाम से हर कागज, हर दस्तावेज होगा। ठीक है, तो ये नाम मात्र के हमारे ये कह सकते हैं कि नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं। इनका जो है कि पॉलिटिकल में वैसा कोई खास वो होता नहीं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में गार्जियन के तौर पे अगर दादाजी हैं, तो उनका क्या रोल होता है? उतना तो रोल होता नहीं। जो करते हैं हमारे पापा करते हैं, बस उनसे एक फॉर्मेलिटी के लिए उनसे पूछ लिया जाता है कि पापा जी हम ये काम करने जा रहे हैं। बाकी उनका कोई खास रोल होता नहीं है। आप लोग अपने घर परिवार में भी ये चीज़ देखे ही होंगे। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग रिलेट कीजिएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को आप बेटा मानिए और राष्ट्रपति को बाबूजी मानिए। तो जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति को करना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो होता है कोई कंडीशन में वो बाध्य नहीं होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। मैं जब राष्ट्रपति पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा। लेकिन वही मान सकते हैं उनको दादाजी, मतलब अगर दादा पोता के सेंस में कहें तो वो दादाजी हो गए। हमारे जो दादाजी होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और हमारे जो पापा होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों आइडियल में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, सामान्यता, समाजवादी, या फिर न्याय? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। समाजवादी को जो है कि समाजवादी जो आदर्श है, इसको जो है कि प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया, और इसके साथ साथ 3 वर्ड को और जोड़ा गया। मैं यहाँ पे रिटेन दे रहा हूँ कौन कौन सा 3 वर्ड है। पहला है समाजवादी, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। पहला है हमारा समाजवादी, सोशलिस्ट। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। सेकुलर। तीसरा है हमारा अखंडता, इंटेग्रिटी। ये तीन शब्द को जो है कि हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि जोड़ा गया था। ठीक है,
चलिए, और 42वां संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्टिक महासागर? इसका सही आंसर आप लोग दे दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अगर प्रशांत महासागर की मैं बात करूं तो प्रशांत महासागर के गुयाना द्वीप में जो स्थित मैरियाना गर्त है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि गहरा गर्त है, मतलब गहरा खाई है। इसकी अगर गहराई की मैं बात करूं तो गहराई है इसका 11,022 मीटर, अर्थात इसको अगर किलोमीटर में काउंट करूं तो 11 किलोमीटर इसका गहराई है। ये जो गर्त है, मतलब मैरियाना गर्त को हम लोग चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त। मैरियाना गर्त को हम लोग चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? मतलब जो नमी ली हुई मानसून होती है वो पवनें जो है कहाँ बहती हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून है तो स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर और फिर पठार से प्रदेशों की ओर। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या किधर से होगा इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले हमें मैप क्या बोलते हैं कि डायग्राम एक बनाना होगा। इधर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन था दक्षिण पश्चिम। क्या था भाई? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया? अच्छा, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया? ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम। तो यानी इधर से जो बोल रहा है हवा अगर चलता है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि अगर मानसूनी पवनें, आर्द्र पवनें कहाँ से बहती है, तो इधर से अगर हवा चल रहा है तो इधर हमारा क्या है? अगर ये मैं कहूँ कि ये भारत है तो इधर मेरा कौन सा क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया आपका हिंद महासागर। ठीक है, यानी अरब सागर हो गया। तो इधर से हवा चलेगी तो किधर से हवा जा रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून बह रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या कर रहा है? समुद्र से स्थल की ओर जा रहा है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र से स्थल की ओर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ आप जो है कि जब तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मानसून टाइप का है और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या याद कीजिएगा? इसको याद कीजिएगा, क्वेश्चन घुमा देगा। क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर इधर से बोल देता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका इधर से बोल देगा कि पूरब दक्षिण पूरब जो है कि मानसून अगर चलता है तो कौन सी खाड़ी से जाता है, तब अगर आपको इसका नॉलेज होगा तभी आप बता सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से, वरना तो क्वेश्चन होने वाला से रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, किसकी यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा। किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सिंधु की सहायक नदी है कौन? यही तीनों, सतलज, चिनाब और रावी। इसके अलावा जो है कि 2 नदी और है, उसका नाम इस प्रकार है। सिंधु तो हो ही गया, चिनाब हो ही गया, सतलज हो ही गया और आपका झेलम बचा। झेलम, ये जो 3-4 नदी है, 5 नदी, ये सीधा सिंधु नदी में होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है, और इसीलिए इसे पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का संगम पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने उड़ा दिया, ये मैंने ठीक से बताया नहीं था। हाँ दोस्तों, मैंने ठीक से इसे नहीं बताया, क्योंकि ये बताने के लिए आपका एक अलग चैप्टर है, और जब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, मैं यहाँ कितना भी बक बक कर दूँ आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका अलग ही चैप्टर है, और चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर टाइम जाएगा और आपको भी लगेगा कि वीडियो कितना लंबा है।
ठीक है। चलिए इसीलिए यहीं पे मैं आपको केवल आंसर बता दिया सिंधु, ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दिया। और ये देखिए एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए कि जो एक वो जो ब्यास नदी होती है, ब्यास नदी, वो डायरेक्ट सिंधु नदी में ना जाकर मिलकर ये सतलज में मिलती है। बस क्लियर, खुश हैं आप लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, शाहिदरी या फिर पाल घाट? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए पश्चिमी घाट को हम लोग शाहिदरी कहते हैं। अब कितने लोग होंगे जो पश्चिमी घाट नहीं समझ रहे होंगे, तो चलिए आइए मैप से आपको मैं दिखाता हूँ पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हुआ ये हुआ पश्चिमी घाट और ये हुआ पूर्वी घाट। समझ में आ गया ना? ये क्या हुआ? पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट। अब आपको समझ में आ गया। तो हमारा वही क्वेश्चन कह रहा था कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। अगर इसकी हम विस्तार की बात करें तो ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, मैंने आपको मैप में दिखाया, ये देखिए, ये रहा आपका गुजरात और ये रहा आपका कन्याकुमारी यहाँ, ठीक है। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा पे जो है कि गोवा में, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, यहाँ गोवा कहाँ है जी, गोवा यहाँ रहा। तो ये गोवा में जो है कि 16 डिग्री अक्षांश पे जो है कि ये पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में काटता है, जिसको कि ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी सह्याद्री कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। सिंपल है ना? अरे नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है ना जी, तो दक्षिण बोलते हैं। सह्याद्री है तो सह्याद्री लगा दो। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है तो उत्तर बोलते हैं, तो उत्तर सह्याद्री। सिंपल सा है यार, थोड़ा सा सेंस लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट या NAFAI के द्वारा? आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिएगा, जल्दी 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 जल्दी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने दी थी? रोजा पैक्स, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने जो है कि ये परिभाषा दिया था, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित सरकार लोकहितवादी होती है। ये किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में या हरे रंग के प्रकाश में? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में जो है कि प्रकाश संश्लेषण की दर मतलब फोटोसिंथेसिस की दर जो है कि सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और होती 3 रंग में है, बैगनी में भी होता है, लाल में भी होता है और फिर नीला में भी होता है, ठीक है, तीनों में होता है। लेकिन जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि लाल में होता है और सबसे कम जो है कि बैगनी के प्रकाश में होता है, ठीक है। अगर हम इसके इंद्रधनुष की बात करें तो भिविग्योर, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया वायलेट यानी कि बैगनी, नीचे हो गया रेड। तो यही रेड के बारे में बात है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये आपका रेड में होती है, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपाचय अपचय की क्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया कहते हैं, जिसमें कि जल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उपाचय होता है और वो ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होकर। और वही कार्बन का जो है कि अपचयन होता है, मतलब रिडक्शन होता है और वो शर्करा बनाती है, ठीक है। ठीक है चलिए, अच्छा ये इसका फॉर्मूला आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आँख के किस भाग पर
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। आप लोग इसका सही आंसर बखूबी जान रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पे। रेटिना पे जो है कि आँख वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमें दिखता सीधा है। दिखता सीधा इसलिए है कि जो हमारा मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका तंत्र है वो जो है कि जो हमारे रेटिना पे बना प्रतिबिंब को सीधे प्रस्तुत करता है, इसलिए हमें कोई भी वस्तु सीधे दिखता है, लेकिन रेटिना पे बोलेगा तो उल्टा और आभासी बनता है। ठीक है, चलिए कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो है कि ये दान दिया जाता है। ठीक है, जो उजला वाला जो होता है हमारे आँख में उसे ही कॉर्निया बोलते हैं, उसे ही दान दिया जाता है। लेंस, लेंस को लेंस होता है, लेंस नहीं रहेगा तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा। आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम जो है कि प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी धूप में गए होंगे और धूप से जब अपने रूम में आए होंगे, मतलब नीचे फर्स्ट फ्लोर से नीचे आए होंगे तो देखे होंगे कि कुछ हल्का हल्का काला दिख रहा है, मतलब कम दिख रहा है। तो वो क्या होता है? आइरिस जो है एडजस्ट अपने आप को करता है। जब वो धूप में जाता है तो वो क्या होता है कि फैल जाता है, और जब वो नहीं, जब धूप में जाता है तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, और जब वही अंधेरे में आता है तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है, तो उसको मतलब खुलने में, मतलब वो फैलने में समय लगता है। इसीलिए हम लोग को जो है कि क्या बोलते हैं कि हम लोग को कम दिखता है, या फिर हम लोग को धुंधला दिखता है, या फिर कह सकते हैं कि अंधेरा अंधेरा दिखता है। और कुछ समय बाद जो है कि क्लियर हो जाता है, अच्छी तरह से सारा कुछ दिखने लगता है, क्योंकि उस समय तक आइरिस जो है अपने आप को संतुलित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा, गेहूं, सरसों, जौ। इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। चलिए इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। बाजरा जो है कि खरीफ की फसल है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि खरीफ की फसल किसको कहते हैं? तो खरीफ की फसल उसे कहते हैं जो कि जून जुलाई में जो है कि बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जैसे धान, बाजरा, ज्वार, मक्का इत्यादि जो है कि खरीफ की फसल होती है। टोटल अगर भारत में बात करें तो 3 तरह की फसल होती है: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो जायद फसल जो है कि खरीफ और रबी के बीच में बोई जाती है, अर्थात जब खरीफ काटा जाता है, खरीफ को जब काटते हैं तब हम लोग इसको जायद को बोते हैं, और उसके बाद जब जायद को काटा जाता है तो रबी को बोते हैं। जायद फसल उसे कहते हैं जो कि पानी की मात्रा जिस फल में ज़्यादा होती है, जैसे आपका ये आपका खीरा हो गया, ये आपका तरबूज हो गया, ये ककड़ी हो गया, ये खरबूजा हो गया, ये सब जो फल होते हैं इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हमें गर्मी के दिन में आप लोग देखते होंगे कि बहुत जगह जो है कि खीरा उड़ा का ये आपका खीरा वगैरह हो गया या फिर तरबूज वगैरह हो गया, ये सब मिलते रहता है। इसमें पानी की अधिकता होती है। अगर हम पानी ना भी पिए, अगर ये सब चीज़ फल खाते रहें तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो फल हैं इससे हमारे पानी में शरीर में पानी की पूर्ति को पूरा कर देता है। ठीक है, और रबी की फसल की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। इस फसल में जो है कि गेहूँ, जौ, सरसों इत्यादि ये सब जो आते हैं। ठीक है, और अभी अभी अगर आप बताएं अभी का मौसम में तो कौन सा फसल कटा रहा होगा? तो रबी जो है कि रबी यानी गेहूं अभी कटा रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। केचुए के श्वसन अंग का नाम है? फेफड़ा, गलफड़े, गीली त्वचा या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसकी सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा गीली त्वचा। गीली त्वचा के द्वारा जो है कि केचुआ जो है कि अपना श्वसन लेता है, यानी कि वो सांस लेता है अपना गीली त्वचा के कारण। ठीक है, ठीक है। और अगर मेढक की हम बात करें तो मेढक ये तीनों प्रकार से सांस लेता है। जैसे वो फेफड़ा से भी सांस लेता है मेढक, गलफड़े से भी सांस लेता है और गीली त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक है, जब मेढक पूरी तरह से ज़मीन के अंदर होता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है, यानी कि गीली त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, जब वो पानी में होता है तो गलफड़े से सांस लेता है, और जब ये मेढक जो है कि ज़मीन पे होता है तो अपने फेफड़ा से सांस लेता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? फल के रस में खैमरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि उत्पन्न होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल रहता है, मतलब लिक्विड रहता है। इथेनॉल को सामान्य अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टीचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर आपका, इसके सही आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 20 कर रहा है किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मीर कासिम, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मीर कासिम जो है कि ये बंगाल के मीर कासिम जो है कि बक्सर के युद्ध में भी शामिल हुआ था, ठीक है। और मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का शासक बनाया था जाफर खां के हटाकर, लेकिन फिर से मीर कासिम को हटाकर जाफर खां को पुनः क्या बनाया गया, आपका बंगाल का शासक बनाया गया, ठीक है। बंगाल का शासक बनाया गया। इसका थोड़ा सा स्टोरी है, आप लोग समझ लीजिए तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में देगा ना तो ये कहेगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की, तो ये ऑप्शन में दोनों रहेगा, मीर कासिम भी और मीर जाफर भी। तो आप कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ आज, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, मीर जाफर को जो है कि सबसे पहले बंगाल का शासक बनाया गया, ठीक है। लेकिन कुछ समय और अच्छा मीर जाफर की अगर बात करें तो इसे जो है कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव का जो है कि दलाल था। इसको कह सकते हैं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का जो है कि क्या कह सकते हैं, गधा था, खच्चर था, मतलब जो बुरा से बुरा इसको कह सकते हैं वो चीज़ आप कह दीजिए अपने मन से, चलिए ठीक है। तो ये इसको जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको क्या बना दिया था, बंगाल का शासक बना दिया था, ठीक है। लेकिन ये इतना आयोग था कि कोई काम ढंग से करता नहीं था, तो फिर इसको हटाकर जो है ना कि मीर कासिम को जो है कि बना दिया गया, ठीक है। किसको हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम जब नवाब बना तो उस समय जो है कि इसने दस्तक प्रथा, एक प्रथा थी, दस्तक प्रथा कैसे लिखाएगा, प्रथा, चलिए प्रथा, यानी कि ये एक कर था, क्या था, टैक्स था, ठीक है, जिसको कि सभी को देना होता था। नहीं, ये एक तरीका का छूट था, कर में छूट था, ठीक है। कर तो था ही, लेकिन ये कर में एक तरीका का छूट था, जिसका कि लाभ जो है कि अंग्रेज़ों ने बहुत उठाया, ठीक है, जिसका लाभ अंग्रेज़ों ने बहुत उठाया, जिससे इसके राजस्व में, मीर कासिम के जो है राजस्व में, अर्थात बंगाल में जो है कि इसका क्या होने लगा, इसके राजस्व में जो है कि कमी होने लगी। किसके, मीर कासिम के राजस्व में। तो इसने थोड़ा विद्रोह करके ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। इसी समय जब ये इसका अनुबंध थोड़ा अंग्रेज से होने लगा तो ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और ये क्या किया था कि इसने दस्तक प्रथा को जो था, जो टैक्स में छूट मिलता था, इसको इन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि अंग्रेज इससे और खफा हो गए और इसे तुरंत जो है कि गद्दी से उतार दिया गया, और फिर पुनः मीर जाफर को जो है कि गद्दी पे बैठा दिया गया, ठीक है। इसको गद्दी से उतार दिया गया था 1763 ईस्वी में, ठीक है। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया गया था और फिर से पुनः मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से शासक को 2 बार गद्दी पे बैठाया गया, तो मीर जाफर को, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट। और देखिए यहीं पे फिर ये, क्योंकि अंग्रेज से खफा हो गया था मीर कासिम, तो इसने 1700 का जो 64 का बंगाल का युद्ध हुआ था, तो ये कहा जा सकता है कि बंगाल के युद्ध में जो है कि बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण की अगर बात करें तो ये दस्तक प्रथा इसका बक्सर के युद्ध की नींव थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध होने का कारण ही दस्तक प्रथा था, क्योंकि मीर कासिम ने इसे बंद कर दिया था, जिससे कि अंग्रेज काफ़ी खफा थे और इन्होंने मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया, जिससे कि और मीर कासिम जो कि आग बबूला हो गया और इसने विद्रोह कर दिया। और उसी समय बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें कि अंग्रेज़ों की जीत हुई और इनके साथ जो थे
बंगाल के नवाब तो ये मीर कासिम बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे, और दो दो और थे। एक का नाम था दिल्ली से एक लड़ रहे थे, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये थे 3 लोग, मतलब टोटली लड़ रहे थे, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और इन लोग की हार हुई। तो इस युद्ध से जो है कि बक्सर के युद्ध से अंग्रेज़ों का पूरे भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। तो कहा जा सकता है, क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद जो है कि अंग्रेज जो है कि पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब भारत मेरा है, अर्थात अब भारत में मेरी सत्ता चलेगी। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है कि अंग्रेज संतुष्ट हो गए। चलिए, यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसे समझाना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918, 1919, 1920 या फिर 1921? इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आया? इसका सही आंसर आया 1920। 1920 में जो है कि असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? कारण था 1919 का रॉयलेट एक्ट, 1919 का जलियांवाला कांड और 1919 का खिलाफत आंदोलन। ये सब आंदोलन जो है कि असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली खेली गई, अर्थात विदेशी कपड़ों को जलाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त टू हो जाएगा, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, अर्थात विक्रमादित्य हो जाएगा। हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे कौन से वंश से? कनिष्क तो है ही, कुषाण वंश से, सॉरी गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त साम्राज्य से जो है कि ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो है कि कौन आए थे? तो फाहियान आए थे। फाहियान जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री जो है कि भारत आए थे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे मैं क्वेश्चन बढ़ता हूँ, क्योंकि हर्षवर्धन यहाँ पे था ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करता हूँ। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? सतलज है, घग्गर है, रावी है या फिर भोगवा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल जो है कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, और इसके साथ साथ एक और था सुटकोटदा और लोथल जो है कि सिंधु सभ्यता में जो है कि एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1955 से 1962 के दौरान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करूँ तो 24 में क्या कह रहा है? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से अमीर खुसरो जो है कि संबंधित था। अमीर खुसरो को 1000 दिनारी भी कहते हैं। ये मैंने पिछले सेट जो लोग देखे होंगे उनको बखूबी पता होगा कि मैंने ये चीज़ बताया था, क्योंकि पिछले वाले सेट में भी इनका जिक्र हुआ था। ठीक है, अब मुझे याद नहीं कि एसआई वाले सेट में हुआ था या फिर मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो हमारा 10 बजे से चलता है उसमें मैंने डिस्कस किया था।
अब ये दोनों में से मैंने किसी में डिस्कस किया था, मुझे ये याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि एसआई वाले बैच में या फिर प्रैक्टिस सेट वाले बैच में किया था। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ आपको। ये अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है कि अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो की मुलाकात जो है कि गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी से हुई थी। अमीर खुसरो को जो है कि 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी में खरीदा था। ठीक है, अमीर खुसरो को जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए भेजा था, जहाँ पे उनकी मुलाकात जयचंद से हुई थी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आते हैं। इसमें बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रात्रि 9 बजे। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देखिए। ठीक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए 25 हो गया। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्रकृति, पाली, मगही या फिर संस्कृत? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 25 का हो जाएगा पाली। पाली में जो है कि गौतम बुद्ध की सारी भाषा थी। ठीक है, प्रकृति की बात करें तो वो जैनों की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस का जो हमारा सेट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप को ये आपको पसंद आया होगा सेट। और कुछ तो नहीं दोस्तों। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो आप लोग कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और एनर्जी मिले और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं, और आप अपने स्कोर को देख सके कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया कर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालें। कम से कम 20 आना चाहिए, 20 से भी कम है तो भी डालें। मैं आपको और नंबर लाने में मदद करूँगा। नंबर कैसे बढ़ेगा इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर इंक्रीज कैसे किया जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।